Hello students. So today we are going to discuss about water. We are going to study about water. तो वाटर पानी, इसके बारे में हम लोग क्या क्या बातें कर सकते हैं। पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इसेंशियल है, ये तो आप समझ ही सकते हो ना कि पानी के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की संभावना ही नहीं है। जीवन पर ही क्या, अगर हम बाहर पर अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह मंगल की बात करते हैं, एक उपग्रह चांद की बात करते हैं, जुपिटर की बातें करते हैं, किसी भी ग्रह पर जीवन ढूंढने की बातें करते हैं, तो सबसे पहले वहां पर लोग क्या ढूंढते हैं, वेदर वाटर इज अवेलेबल और नॉट, क्या वहां पर पानी है। So in the previous classes we have learnt about the availability, importance and uses of water. We tend to think of water as a very common and easily available substance. पीछे के क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है और पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पढ़ा है ना। और हम लोग धीरे धीरे पानी के बारे में ऐसा सोचने लगते हैं कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हर जगह पर आसानी से अवेलेबल है। And we are therefore often not very careful about using it judiciously. However, we all know and realize the importance of water in our daily life. तो जो चीज़ बड़ी आसानी से और कॉमनली सब जगह अवेलेबल होती है, तो अक्सर हम लोग उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते, उसका केयरफुल यूटिलाइजेशन नहीं करते, थोड़ी लापरवाही करते। पानी गिर रहा है नलके से, गिरने दो, पानी बर्बाद हो रहा है, बर्बाद होने दो, नदी के पानी में कचरा जा रहा है, जाने दो। हालांकि ये अच्छी बात तो नहीं है ना, क्योंकि जो कचरा नदी के पानी में जा रहा है वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में भी मिल रहा है, और वही अंडरग्राउंड वाटर तो हम लोग पी रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। वी शुड ऑल नो and realize the importance of water in our daily life. In fact, it is the presence of water on the earth that is one of the main reasons for the survival of all forms of life on it. और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इसेंशियल बात है कि इस पृथ्वी पर पानी ही जो है, पानी की जो उपलब्धता है, उसी की वजह से ही तो उसी की वजह से तो इस पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन अवेलेबल है। वेदर दीज आर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, है ना। किसी भी तरह के जीव के लिए पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा है। पानी नहीं तो जीवन नहीं, नो लाइफ विदाउट वाटर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पानी कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे है, विच फॉर्म। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल इट्स थ्री फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, है ना। बर्फ के रूप में है तो ये सॉलिड है, और पानी के रूप में है तो लिक्विड है, एंड गैसियस दैट इज वेपर ऑन द अर्थ। वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल इन ओशंस, seas, rivers, lakes and ponds on the surface of the earth. It occurs in its frozen form on polar ice caps and glaciers. Its gaseous or vapor form is present in air that is surround us. तो पृथ्वी पर पानी तीनों रूप में मौजूद है जो हम लोगों ने पढ़ा, सॉलिड बर्फ के रूप में, लिक्विड पानी के रूप में, और वेपर गैस के रूप में, है ना। तो आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में पानी सब जगह अवेलेबल है, समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तालाब में, और तो और अंडरग्राउंड वाटर भी है जिसे हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं। तो और क्या है कि ये जो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर तो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, देयर आर पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, दूर दूर तक, किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है वहां। और अगर बात करते हैं गैसियस फॉर्म की, वेपर की, तो जो हवा हमारे चारों ओर मौजूद है उसमें भी पानी के पार्टिकल हैं, पानी के अंश हैं। सो वाटर इज प्रेजेंट इन एबंडेंस बट इट इज स्टिल स्कार्स। तो पानी प्रचुर मात्रा में, ढेरों मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इसकी कमी है। कैसी कमी है? पीने के लायक पानी की कमी है। वो पानी जिसे हम पी सकते हैं, खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे पानी की कमी है। So about 97% of all the water on earth is present in oceans and seas.
97%, समझ रहे हो ना आप कितना बड़ा परसेंट है। तो पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% ओशंस में और सीज में अवेलेबल है। एंड दिस वाटर इज वेरी साल्टी एंड कैनॉट बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। Only 3% of water on the earth is fresh water, which is good for human use. Most of this fresh water, however, occurs as snow in the form of glaciers and ice caps और एज वाटर वेपर इन एयर। तो बच्चों ये जो 97% पानी हमारी धरती पर मौजूद है ये समुद्र में, महासागर में है। ये जो पानी है, आप कहोगे कि भाई इतना सारा पानी है तो फिर पानी की कमी क्या है? क्योंकि समुद्री पानी, महासागर का पानी जो है वो साल्टी है, वो इतना खारा है कि हम उसे रोजमर्रा के काम में पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पृथ्वी पर जो पानी मौजूद है उसमें से मात्र 3% पानी ही ऐसा है जिसे हम अपने काम में, पीने के लायक या अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेश वाटर है ये आमतौर पर स्नो के फॉर्म में अवेलेबल है। और वो कहाँ है? वो ग्लेशियर्स पर है, आइस कैप्स पर है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर है। या फिर ये जो पानी है फ्रेश वाटर, ये वेपर के रूप में हवा में मौजूद है, जो बादलों के रूप में बरसता है। सो सम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर ऑल्सो, जो जमीन के नीचे भी मौजूद है, जिसे हम बोरिंग के जरिए, चापाकल के जरिए निकाल पाते हैं। एंड दिस मे बी यूज्ड फॉर सम पर्पसेज बट इट इज ऑफन नॉट रेडिली अवेलेबल। अक्सर ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता। इट इज ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट इज रेडिली अवेलेबल फॉर यूज। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो फ्रेश वाटर है, जो ये हमें सरफेस के नीचे मौजूद होता है, ग्राउंड वाटर है, वो भी फ्रेश वाटर का मात्र 0.3% है। फ्रेश वाटर का मात्र 0.3% पानी जो है वो नदियों में, झील में, झरनों में है, जो हमें आसानी से अवेलेबल है और इसे हम पीने के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि 97% वाटर ओशंस में, सीज में है, 2% ग्लेशियर और आइस कैप्स में है, 0.7% ग्राउंड वाटर में है जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं है, और 0.3% रिवर, लेक्स और स्ट्रीम्स में है जो हमें रेडिली अवेलेबल है। सो नाउ व्हाट आर द लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर? हमारे आसपास में पानी के सोर्स कौन से हैं? सो अर्लियर देयर वाज no proper system of water supply. People had to fetch water from rivers, lakes और ponds. तो शुरू के समय में, पीछे के समय में क्या था कि हमारे शहरों में, गांव में पानी पीने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल नहीं था, कोई वाटर सप्लाई सिस्टम भी अवेलेबल नहीं था। लोगों को पानी लेने के लिए या तो नदी जाना होता था, है ना, झील के पास जाना होता था, तालाब के पास जाना होता था। बाद में लोगों ने कुएं खोदना सीख लिया और कुएं से पानी निकालना भी सीख लिया। आजकल के समय में भी, इवन टुडे एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। राजस्थान, गुजरात या इस तरह के जो राज्य हैं वहाँ पर अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं, महाराष्ट्र में भी, जहाँ पर लोगों को पीने के पानी का इस्तेमाल, पीने का पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना होता है, कितने किलोमीटर पैदल या किसी साधन से जाना होता है। We all know that in cities, water is supplied through a water supply system maintained by the civic agencies. Water from rivers or lakes is purified in a water treatment plant and is then supplied through a network of pipes to homes, offices and schools. तो बच्चों, कभी आप लोगों ने गौर से सोचा है, अगर आप शहर में रह रहे हो, मुजफ्फरपुर में, पटना में, दिल्ली में रह रहे हो, है ना, तो आपके घर में, आपके फ्लैट में ये जो पाइपलाइन से पानी आता है, आखिर ये आता कहाँ से है? इसकी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है। और सरकार ने क्या व्यवस्था बना रखी है कि आपके शहर या गांव के नज़दीक जो नदी या झील होगी वहाँ से पानी खींचा जाता है पंपिंग सेट के जरिए, फिर उसे ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, एंड आफ्टर दैट इट इज सर्कुलेटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइपलाइंस विच इज रीचिंग टू योर होम। और कई शहरों में तो ऐसा भी होता है कि दिन के किसी खास समय में ही पानी आता है ना।
तो ये व्यवस्था सरकार ने की हुई है और इस तरीके से हमें पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में पानी आता है। एंड व्हाट अबाउट ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल? अब हम लोग ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ग्राउंड वाटर की बात करें तो क्या है? जमीन के नीचे का पानी, सरफेस के नीचे का पानी, जिसे हम बोरिंग या पंपिंग या कुएं से या फिर चापाकल से निकालते हैं। सो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर, बारिश का पानी, एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज अंडरग्राउंड। हम लोग जो बोरिंग, चापाकल, कुएं से पानी जमीन के नीचे से खींचते हैं, आखिर पानी वहां आता कैसे है? तो एक्चुअली में ये जो बारिश का पानी होता है, नदियों का पानी, तालाब का पानी, उसकी तली के पास से धीरे धीरे मिट्टी में रिश्ता रहता है और नीचे धरती के सतह में, धरती के नीचे एक लेयर है, एक जगह होती है जहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता रहता है। और हमारे बोरिंग का, चापाकल का जो पानी है, कुएं का पानी है, ये उसी लेयर से पानी को ड्रॉ करता है। दिस वाटर इज ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द अंडरग्राउंड रॉक्स। The upper layer of this water is called the water table. The water below this layer is known as groundwater. तो धरती के नीचे चट्टानों के बीच में जहाँ पर ये पानी अटका होता है, जो बारिश के पानी से, नदियों के सीपेज से, तालाब के सीपेज से धीरे धीरे इकट्ठा होता है, इसके भी दो लेयर हैं। देयर आर टू लेयर्स। अपर लेयर इज वाटर टेबल एंड लोअर लेवल इज, बॉटम लेवल इज ग्राउंड वाटर। Ground water is drawn from wells, tube wells or hand pumps and is used for irrigation as well as for our daily needs. तो ये जो ग्राउंड वाटर है, यहाँ से पानी हम कैसे खींचते हैं? कुओं से, ट्यूब वेल से, हैंड पंप से। और ये पानी जो है पीने के काम आता है, नहाने के काम आता है, खेतों की सिंचाई के काम आता है ना? We know that nearly 3/4 of the surface of the earth is covered with water. Then why do we face shortage of water? Let us try to understand this. ये बात जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी और अभी भी कहता हूँ कि अगर हमारी धरती का लगभग 75% एरिया पानी से ही ढका हुआ है, then why do we face shortage? तो हमें पानी की कमी महसूस क्यों होती है और कैसे पानी की कमी है हमें? स्कार्सिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल इसी की बात करने जा रहा हूं मैं। सो वाटर इज कंसिडर्ड प्रीशियस as it supports life on earth, but the amount of readily available and usable water on earth is decreasing alarmingly. तो खतरे की बात है बच्चों। पानी जिसे हम इतना मूल्यवान मानते हैं, इतना कीमती मानते हैं, और कई बार कहते हैं कि अरे ये तो सब जगह अवेलेबल है, तो हम भाव नहीं देते पानी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसका सावधानी से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये जो पानी आसानी से हमारे चारों तरफ में अवेलेबल है ना, और उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसे हम पी सकते हैं, तो पीने लायक पानी, उपयोगी पानी की कमी दिनों दिन इस धरती पर बढ़ती जा रही है और अलार्मिंगली बहुत खतरे के स्तर पर जा पहुंचा है ये। We are therefore facing an acute shortage of water. Some of the major reasons of shortage of water are explained as following. तो क्या होता है कि हम लोगों को पानी की, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, टेलीविज़न पर भी, कि गर्मी के दिनों में, मई जून महीने में महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान में वाटर लेवल डाउन हो गया, लोगों को शहरों में पाइपलाइन से भी पानी मिलने में दिक्कत हो रही है। तो ये कैसी दिक्कत है? हम लोग इसी शॉर्टेज की तो बात कर रहे हैं। और ये पानी का शॉर्टेज होता क्यों है? व्हाट आर द मेजर रीजंस? ये बड़े बड़े कारण कौन से हैं जिसकी वजह से इन शहरों में पानी की कमी हो जाती है? वाटर बॉडीज ऑन अर्थ रिसीव वाटर मेनली फ्रॉम रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मोस्ट रीजन्स हैज डिक्रीज्ड। हो तो क्या होता है कि इस धरती पर, इस जमीन पर, है ना, सरफेस पर ये जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या हैं? नदियां हैं, तालाब हैं, स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वेल्स हैं। और इन सब में पानी आता कहाँ से है? इन सब में पानी की चार्जिंग, अगर पानी जो खपत होता है उसकी भरपाई होती कैसे है? बारिश के पानी से, रेन वाटर।
और हम लोगों ने ये भी सुना है और देखा है, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ उनके पास में डेटा भी अवेलेबल है, सरकार भी इसके बारे में समय समय पर बताती है, अखबारों में, टेलीविजन में। क्या बताती है? बताती है कि कई सारे ऐसे इलाके हैं, देयर आर स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, रीजन्स, जहां पर हर साल पिछले साल की तुलना में बारिश कम होती है। तो अगर बारिश कम होगी, बारिश की कमी होगी, तो बारिश का पानी इन वाटर बॉडीज में पहुंचेगा कैसे? नदियों में, तालाब में, कुएं में। और अगर नदियों, तालाब, कुएं में नहीं पहुंचेगा तो फिर ये अंडरग्राउंड वाटर के लेवल पर धरती के सरफेस के नीचे कैसे पहुंचेगा? और भी कई कारण हैं। ये जो बारिश की कमी हो रही है हर साल, इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं। सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो क्या हुआ है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की कटाई। तो लोग जो अंधाधुंध तरीके से जंगल काटते हैं कॉलोनी बसाने के लिए, खेत का काम करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो जंगलों की कमी की वजह से बारिश में कमी होती है। हाँ, ये जो कंक्रीट के जंगल, सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्रियां लगाई जा रही जमीन पर, इसकी वजह से भी ये ऐसा होता है। और सड़कों पर जो इतनी गाड़ियां चलती हैं, जो इतनी इंडस्ट्रीज हैं, जो धुआं फेंकती हैं, प्रदूषण करती हैं, इसकी वजह से भी रेनफॉल में कमी आती है। सो एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस, फार्मर्स डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। और जैसे जैसे बारिश की पानी की कमी होगी तो किसानों को ग्राउंड वाटर, सरफेस के नीचे के वाटर पर डिपेंड होना होता है सिंचाई के काम के लिए, खेतों में पानी पटाने के लिए। और इसकी वजह से लोग जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी लेवल डाउन होगा। दैट इज वाई लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। With increase in population, demand for water has increased, whereas its resources have depleted. तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से लोगों की पानी की जरूरतें भी तो बढ़ती जा रही हैं, है ना? लेकिन धरती पर पानी बढ़ तो नहीं रहा है, धरती पर तो पानी जितना था उतना ही है। ये हो रहा है कि उसका रूप बदल रहा है। पानी, नॉर्मल पानी होना और पीने के लायक पानी होना, पानी होना, उपयोगी पानी होना, इस दोनों की क्वांटिटी में, बात में फर्क है। सो डिमांड फॉर वाटर हैज इंक्रीज वेयर हैज इट्स रिसोर्सेज हैव डिप्लीटेड। पानी के, शुद्ध पानी के स्रोत में, उसकी क्वांटिटी में कमी आई है, जबकि शुद्ध पानी के इस्तेमाल में, खपत में बढ़ोतरी आई है। एंड दिस कॉजेज ए शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और इसी वजह से पानी की कमी होती है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ फैक्ट है डू यू नो सेक्शन में। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रीथ आउट बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड इज यूज्ड अप बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग, मतलब मनुष्य भी और जानवर भी सांस से छोड़ते हैं, ये इस्तेमाल होता है पौधों के द्वारा, और पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? तो थॉटलेस एंड अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज विल कॉज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एटमॉस्फेयर। तो बेमतलब की और लापरवाही वाली जो कटाई जारी है जंगलों की, पेड़ पौधों की, इसकी वजह से क्या होगा कि जितने पेड़ पौधे कम होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर बढ़ेगा, क्योंकि वो रिसाइकिल होकर के पेड़ पौधों के द्वारा श्वास नहीं लिया जा सकेगा, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होगा, तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा और क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। एंड दिस गैस हेल्प्स इन ट्रैपिंग एज ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सन रेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाय नॉट अलाउइंग दैट एनर्जी टू एस्केप। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि ये सनलाइट के जरिए जो एनर्जी पृथ्वी के सरफेस पर आती है उसमें से कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर लेता है, तो हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ती जाती है। और जब ये गर्मी बढ़ती जाती है तो धरती का टेम्परेचर, इसके सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी फेनोमेना को, इसी घटना को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
An increase in the level of this effect can lead to global warming. This can cause melting of glaciers and ice caps and an increase in the level of water in seas and oceans. If that happens, large areas of Earth's surface may get sunk. Hence, cutting of trees should be avoided and more trees should be planted. तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से धरती के टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है, वायुमंडल में जो गर्मी बढ़ती है, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जैसे जैसे इस इफेक्ट का लेवल बढ़ता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी बढ़ती जाती है। पृथ्वी की ओवरऑल बाहरी सराउंडिंग की जो गर्मी है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, आइस कैप्स पिघलेंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का बर्फ पिघलेगा और इसके बर्फ पिघलने से समुद्र में पानी का लेयर बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे के, महासागर के किनारे के जो बहुत सारे शहर हैं वो उनके डूबने का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए पेड़ों का जो काटना है, पेड़ों की कटाई की जो बात है, उसमें रोक लगानी चाहिए, रोका जाना चाहिए। एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इसीलिए हर साल सरकार भी वृक्षारोपण, प्लांटेशन वीक मनाती है, प्लांटेशन डे मनाती है, धरती पर ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए। बच्चों, अब हम लोग बातें करेंगे वाटर मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट, हमें वाटर क्यों मैनेज करना पड़ेगा भाई? क्योंकि धरती पर अच्छे पानी की, पीने के पानी की कमी है, स्कार्सिटी है। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू मैनेज इट। जो रिसोर्स हमारे पास में, ऐसे वो सारे रिसोर्स जिसकी कमी हो रही है और जो प्रीशियस हैं, तो उसे हमें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, उसके स्टॉक को, है ना। सो इन दैट केस वी नीड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड लेवल, हमें मैनेज करना होता है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। तो पानी का बेटर मैनेजमेंट पानी को बचाए रखने में, संरक्षण में मदद कर सकता है। द रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इनटू ड्रेन्स। तो इसके लिए जो सबसे पहले और सबसे आसानी से करने वाला तरीका है वो क्या है? वो है कि हमें बारिश के पानी को रोकना चाहिए, बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग समझते हो ना आप? हार्वेस्टिंग हम लोग कहते हैं फसल की कटाई करना उपयोग के लिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? रेन वाटर should be collected in underground tanks and allowed to seep through the soil. This will replenish the groundwater. Rain water can also be collected in open tanks and used for daily needs. This is called rain water harvesting. Use of sprinklers and drip irrigation technique for irrigating the crops can help in reducing wastage of water. तो बारिश के पानी को अगर हम जमीन के अंदर में बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर लें और वहां से वो थोड़ा थोड़ा करके अगर जमीन के नीचे जाता है तो वो ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन कर सकता है। और इस तरीके से हम लोग रेन वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, उसका लेवल बढ़ाने में। और अगर रेन वाटर को हमने ओपन टैंक में, स्टील के टैंक में, प्लास्टिक के टैंक में भर रखा है तो उसे थोड़ा सा फिल्टर करके हम डेली यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। सो अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी चेक्ड एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। दिस विल इंक्रीज द रेनफॉल एंड प्यूरिफाई द वाटर. The civic agencies should also take sufficient care to avoid wastage of water. Any broken or leaking pipe should be immediately repaired or replaced. All of us can also play a very important role in saving water and avoiding its wastage. Thus, we should turn off the tap while brushing teeth, get the leaking taps repaired immediately, water the plants with a mug instead of a pipe. तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों पानी को बचाने के लिए? हमें जंगलों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ताकि बारिश, रेनफॉल में कमी
ना हो, हवा भी शुद्ध रहे। सरकार को भी इसके बारे में तरह तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए। और कहीं भी अगर ब्रोकन पाइप है, लीकिंग पाइप है, इट शुड बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इमीडिएटली, ताकि पानी की बर्बादी कम से कम हो, ना हो, है ना। और हम लोग छोटे छोटे काम अपने घर में कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो हम ये कर सकते हैं कि ब्रश करते समय हमें नल का बंद करके रखना चाहिए। दाढ़ी बनाते समय भी नल का बंद करके रखना चाहिए। और कहीं भी अगर कोई लीकिंग टैप है, लीक करता हुआ नलका है, तो हमें उसकी तुरंत रिपेयरिंग करानी चाहिए। और अगर हमें फूल के पौधों में पानी डालना है, सो इन दैट केस वी शुड नॉट यूज पाइप टू स्प्रे। हमें मग से पानी देना चाहिए, छोटे छोटे बकेट से पानी देना चाहिए। तो हमें पानी का बहुत संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए, इसे भविष्य के लिए बचा करके रखना चाहिए। वी नीड टू रिमेंबर दैट इफ देयर इज नो वाटर देयर वुड नॉट बी एनी लाइफ ऑन अर्थ। अब बात है आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, वो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कि हम खराब पानी का, ऐसा पानी जिसमें कचरा मिला हुआ है या पॉल्यूटेड है, यूज्ड है, तो उसे हम कैसे प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। वी यूज वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एंड इन टॉयलेट्स। हम लोग रोज के दिनों में पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, टॉयलेट में भी इस्तेमाल होता है। And all these activities produce a lot of water which is dirty and contains many impurities. Such water is called waste water. तो नहाने धोने से, टॉयलेट से, इन सब चीज़ों से जो पानी इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होने के बाद में वेस्ट वाटर ही तो है। तो अगर इस वेस्ट वाटर को किसी तरीके से प्यूरिफाई किया जा सके, फिल्टर किया जा सके, तो काम की बात तो होगी ना। और ये जो वेस्ट वाटर है, लोगों के ऑफिसों में भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है, हॉस्पिटल्स में भी, फैक्ट्री में भी। फैक्ट्री वाले तो वेस्ट वाटर को कई बार नदियों में डाल देते हैं, चोरी करके, छिपा करके। सो दिस वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। ये जो वेस्ट वाटर है, कचरे वाला पानी है, यूज किया हुआ पानी है, उसे ही हम सीवेज कहते हैं। रेन वाटर विच रन्स डाउन द रोड्स एंड रूफ टॉप्स ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ waste water. This is something that needs to be avoided. We should try to harvest rain water and not allow it to go waste. तो ये जो बारिश का पानी है, जो सड़कों पर बहता रहता है, छतों से बरस करके नीचे सड़क से होते हुए इधर उधर चला जाता है, ये भी वेस्ट वाटर बन जाता है। क्योंकि बरसते पानी का बरसना, बादलों से जो पानी बरसता है वो तो शुद्ध होता है, लेकिन हवा और सड़कों के साथ में मिलजुल करके ये वेस्ट वाटर बन जाता है। तो हम इसे भी बचाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हार्वेस्ट रेन वाटर एंड नॉट अलाउ इट टू गो वेस्ट। हमें क्या करना चाहिए कि इस रेन वाटर को भी प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए और वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। Just as a network of pipes brings clean water to our homes, a network of pipes takes the waste water or sewage away. This network of pipes is called the sewerage system. तो शहरों में सीवेज सिस्टम होता है ना, सीवरेज सिस्टम होता है। पूरे शहर की नालियाँ अलग अलग जगहों से होती हुई इकट्ठी होती हैं, और फिर उसके बाद में इस सीवेज के वाटर को, इस कचरे के पानी को ट्रीट किया जाना चाहिए। देयर शुड बी ए ट्रीटमेंट प्लांट जो इसमें से कचरे को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। उसके बाद उस पानी को चाहे तो हम लोग तालाब में, नदी में डिस्चार्ज कर सकते हैं। So if this waste water is cleaned and purified by various processes at these treatment plants, the water thus treated and cleaned is then allowed to mix with river or sea water. फिर उसके बाद हम उस पानी को समुद्र या नदी के पानी में मिला सकते हैं। So there are some facts in the Do You Know section. The waste water or sewage flows through a network of underground drains. You must have seen some open drains also in your locality. These open drains not only give out foul smell but are also a breeding ground for mosquitoes which cause disease like malaria. Sometimes sewage starts stagnating in the drains. The waste water may then seep underground and contaminate the groundwater which is used by many people for drinking. Uncontaminated drinking water can cause disease like cholera, typhoid, jaundice.
It is very important therefore to have a proper and well functioning sewage system. तो बच्चों शहरों में जो ये जो वेस्ट वाटर होता है, ये जो सीवेज है, कचरे वाला पानी है जो जमीन सड़क के अंदर की नालियों के द्वारा बहता रहता है, कई बार अगर ये इकट्ठा हो जाए तो ये धीरे धीरे सीपेज करता हुआ अंडरग्राउंड वाटर से मिल जाता है। और क्या, अगर इसकी नालियाँ, ये जो अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं, ये प्रॉपरली मेंटेन ना हो, और कहीं कहीं पर तो ये जो ड्रेन होते हैं, नालियाँ, ये खुली हुई भी होती हैं, तो वहाँ से बड़ी गंदी बदबू आती है और इन जगहों पर मच्छरों के भी पैदा होने का खतरा रहता है, फैलने का खतरा रहता है, जिससे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो जमा हुआ पानी है धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में भी मिल जाता है, और कभी कभी ये हमारा जो पीने के पानी का जो सिस्टम है, नलके का सिस्टम है, पाइपलाइन का, जिससे घरों में, हमारे घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचता है, इन नालियों का जो कचरे वाला पानी है वो लीक करते हुए इस पाइप के साथ में हमारे घर के अंदर भी आ सकता है, और गलती से हम इसे पी सकते हैं, खाने पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि किसी की गलती से ये नाले का पानी हमारे पीने के पानी वाले पाइपलाइन सिस्टम में मिल गया, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस। तो इसीलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो सीवेज का सिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एंड व्हाट इज आवर रोल बीइंग ए गुड सिटीजन? एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा क्या रोल बनता है? वी कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग ए क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। द सजेशंस आर रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमें अपने घर में कम से कम पानी को वेस्ट करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट थ्रो सॉलिड्स लाइक लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, कॉटन पॉलीथीन बैग्स इनटू द ड्रेन्स, दीज कैन चोक द ड्रेन्स। हमें नालियों में कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं फेंकना चाहिए, पत्तियां नहीं फेंकना चाहिए, खाने के बचे हुए टुकड़े नहीं डालना चाहिए, कपड़े, पॉलीथीन, कागज़ वगैरह, ये नालियों को जाम कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल इन द ड्रेन, इट हार्डन्स एंड ब्लॉक्स द पाइप्स ऑफ द सीवरेज सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने गलती से कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी है ना, डालडा, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीज़ें डाल दी, तो ये तो बिल्कुल नालियों में ये क्या करता है, चोक कर देता है, ये हार्ड कर देता है। जो भी चीज़ें बह रही हैं उन्हें ये सॉलिडिफाई कर देता है, और उसकी वजह से नालियाँ, ड्रेन्स की नालियाँ जो हैं वो बंद हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं। डो नॉट थ्रो केमिकल्स लाइक पेंट्स, मेडिसिन, इंजन ऑयल, etc in the drain. These chemicals kill the friendly microorganisms present in the sewage which help to purify water. और हमें किसी भी तरह का केमिकल लिक्विड, पेंट, मेडिसिन, इंजन ऑयल, ये चीज़ें भी नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से नालियों में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स, जर्म्स, बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं, वो मर जाएंगे। और अगर वो मर जाएंगे तो इन चीज़ों का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और इसकी वजह से पानी को प्यूरिफाई करने में परेशानी होगी, वाटर को ट्रीट करने में परेशानी होगी। तो बच्चों, कैसा लगा आज का चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा वाटर के बारे में? तो मैं तो एक बात कहूँगा साफ तौर पर कि वाटर बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, और हमें पानी को बचा करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड होता है। जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में मिलेंगे, और साथ में एक नया चैप्टर, एक नए लेक्चर्स के साथ में भी मिलेंगे। मेरे चैनल का नाम याद रखिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, न्यू एज कोचिंग। हैप्पी लर्निंग। फिर मिलते हैं।